जय हिंद। ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर सभी वर्ग के सभी विषयों का ऑडियो बुक्स अवेलेबल है तथा सभी प्रसिद्ध लेखकों के भारतीय साहित्य तथा अन्य विदेशी साहित्यों का हिंदी अनुवाद इस चैनल पर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आज हम NCERT कक्षा 8वीं भूगोल हमारी दुनिया इकाई खंड 3 वस्त्र उद्योग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीलम अपनी माँ और पिता के साथ बाजार गई थी। उन्हें कपड़ा खरीदने थे। वे लोग कपड़ा बाजार में पहुँचे। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, तरह तरह के कपड़े। वे सभी एक दुकान में गए। माँ ने दुकानदार से साड़ियाँ दिखाने को कहा। दुकानदार ने पूछा, कैसी साड़ियाँ दिखाऊं? बनारसी, सूती, सिल्क, कांजीवरम, शिफॉन, कोटा, पोचमपाली, संबलपुरी, बांधनी, मणिपुरी, गादवाल, जामदानी या फिर कोसा सिल्क। नीलम दंग रह गई। साड़ी के इतने प्रकार। वह दुकानदार से पूछ बैठी, अंकल ये कपड़े कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? दुकानदार हंस पड़ा और बोला, बेटा कपड़े अलग अलग तरीके से बनते हैं। पहले तो ढाका का मलमल, मसूली, पटनम की छीट, सूरत और बड़ौदा की सुनहरी जरी, लखनऊ का चिकन अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ये कपड़े हाथों से बनाए होते हैं इसलिए महंगे होते हैं, लेकिन अब तो कपड़ों की बुनाई मशीनों से होती है इसलिए सस्ती भी होती है और जल्दी भी बनती है। धागे से कपड़ा बुनना एक प्राचीन कला है। अब तो यह कला उद्योग का रूप ले चुका है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का वस्त्र उद्योग बनाने में होता है। अब तो केले के थम से भी रेशे निकाल कर वस्त्र बनाए जाते हैं। दुकानदार की बातें सुनकर नीलम को वस्त्र उद्योग के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वे दूसरे दिन कक्षा में अपनी शिक्षिका से और भी बातें जानने के लिए उत्सुक हो गई। अगले दिन उसने अपनी वर्ग शिक्षिका से पूछा, मैडम वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ बताइए। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। आज से 250 वर्ष पहले कपड़े की बुनाई हाथ से करघे पर की जाती थी, लेकिन बाद में बिजली के करघे को चलाया जाने लगा और उसके बाद तो कई मशीनें आ गई जिससे कपड़ा बुनना आसान हो गया, लागत भी कम हो गई, फलता मांग बढ़ गई और फिर वस्त्र बुनने की गतिविधि ने उद्योग का रूप ले लिया। अब तो कई टेक्सटाइल कंपनियों ने विज्ञापन देखने को मिलते हैं। 19वीं सदी में हमारे देश से जूट और कपास तथा रुई की गांठें नीलामी के माध्यम से खरीद कर विदेश में ले जाया जाता था और फिर वहां से कपड़े बनाकर भेजा जाता था। अपने देश में पहला कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में लगाई गई थी, लेकिन असल कामयाबी 1854 ईस्वी में मिली जब मुंबई में कपड़े की मिल लगाई गई। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल में अलग अलग किस्म के कपड़े की मिलें लगाई गई। आधुनिक सूत्र वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीन द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं जिसे गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। नीलम चुपचाप सुनती रही। शिक्षिका ने आगे बताया, वस्त्र उद्योग को हम 2 आधार पर बांटते हैं, कच्चे माल के आधार पर और तैयार माल के आधार पर। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल कहाँ से आता है? नीलम ने पूछा। देखो, रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। ये रेशे प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां से ऊँट, कोकून से सिल्क, पौधे से कपास और जूट। कुछ रेशे मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोलियम, रेयॉन इत्यादि। अब तक रेणु, संध्या, चंद्रा भी आ गई थी। सब शिक्षिका की बातों को ध्यान से सुन रही थी। चंद्रा बोली, मैडम हम लोग तो सूत कपड़ा पहनते हैं, वह कपास से ही बनते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। सूती वस्त्र का उद्योग कपास के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में खूब होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और आर्द्रता इसके उत्पादन के अनुकूल है, इसलिए वहाँ सूती कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं। सूती कपड़े बनाने में छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी हैं। गया के मानपुर में बिजली एवं हाथों से चलने वाले हथकरघों पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग एक स्वच्छंद उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बहुत है। हाँ ना मैडम, इस बार रेनू बोली। हाँ पर तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मेरे भैया ने बताया। ऊन भेड़ बकरियां से मिलता है। इन राज्यों में ऐसी पशु का पालन खूब किया जाता है। ऊन भी प्राकृतिक उत्पाद है। बिल्कुल ठीक। मैडम ने रेनू की पीठ थपथपाई। और देखो, रेशम का धागा भी कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये कीड़े एक प्रकार का रस शरीर से निकालते हैं और कोकून बनाते हैं। इन्हें कोकून से रेशम के धागे तैयार होते हैं। भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं, ऐसा मेरी भाभी बताती है। इस बार संध्या बोली।
मैडम मुस्कुराई और बोली, शाबाश, अब तो तुम लोग प्राकृतिक रेशे से बनने वाले कपड़े और उत्पादन क्षेत्रों को जान गई। हाँ, सबने एक साथ कहा। वस्त्र उद्योग तैयार माल के आधार पर भी स्थित होता है, जैसे सिले सिलाई, रेडीमेड वस्त्र उद्योग। इसमें वस्त्रों को काटकर सिलकर तैयार करके बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना में ऐसे वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पे हैं। कमीज और पैंट बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड पीटर लेंस, रेमंड्स, कॉटन काउंटी, लेविस, फोर्ड इंडियन इत्यादि हैं। हाँ मैडम, ईद और पूजा के अवसर पर कपड़ों के दुकान पर ऐसे सिले सिलाई कपड़े खूब दिखते हैं। हाँ, ठीक ही कह रहे हो मैडम। वस्त्र उद्योग की स्थापना में कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? संध्या ने पूछा। देखो संध्या, वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं स्वयं पट पर कारकों को लिखकर बता देती हूँ ताकि तुम्हारे अन्य साथी भी इसे जान सके। यह कहकर उन्होंने पट पर लिखना शुरू किया। वस्त्र उद्योग के सहायक कारक। कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमी के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वर है। ऊन से बनने वाले कम्बल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब, कश्मीर से ज़्यादा उपलब्ध हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। परिवहन सुविधा। वस्त्र से संबंधित उत्पादन क्षेत्र निर्यात व आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु इत्यादि बंदरगाह हैं। सड़क, रेलमार्ग व वायु मार्गों से नज़दीक अवस्थित है। इससे कच्चा व तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देश से आधुनिक मशीनें भी आयात करने में सुविधा होती है। जलवायु। वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। जलवायु नम नहीं रहने पर कपास के रेशे से निर्मित धागे टूटने लगते हैं। इस अवस्था में धागे में गांठें पड़ जाएगी तथा कपड़े की बनावट अच्छी और मजबूत नहीं रह पाएगी। ऐसी जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। पूंजी की उपलब्धता। मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेशक उपलब्ध हैं। मुंबई में प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किया उसे वस्त्र उद्योग में निवेश किया, जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी विस्तार मिला। श्रम की उपलब्धता। मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी जैसे जगहों से आते हैं। उसी प्रकार कोलकाता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और असम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने में सुविधा हुई है। बाजार। वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए भी की जाती है। ऐसे कई इकाइयां बाजार क्षेत्र के निकट स्थापित मिलती है। दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्र उद्योग की इकाइयां बाजार के आधार पर ही विकसित की गई है। सस्ती ऊर्जा की सुविधा। मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कोलकाता की मिलों को रानीगंज, झरिया से कोयले की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को पाइकारा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। वस्त्र उद्योग के लिए एक से अधिक अनुकूल कारक विद्यमान होने चाहिए। प्रमुख उद्योग उत्पादक केंद्र। सूती वस्त्र उत्पादन खादी चिकन केंद्र मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई। ऊनी वस्त्र बाल, लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर। सिल्क वस्त्र सिल्क, सतर, कंजीवरम, भागलपुर, कर्नाटक, बनारसी। सिले सिलाई वस्त्र पैंट, शर्ट, सलवार, कुर्ता, पैजामा, गंजी इत्यादि। दिल्ली, कोलकाता। सभी ने अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लिया। चंदा बोली, मेरी सहेली के पिता कपड़ों के व्यापारी हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में लुधियाना और दिल्ली जाते हैं और सिल्क की साड़ियाँ खरीदने बनारसी। तुम ठीक कर रहे हो चंदा, मैडम बोली। देखो, वस्त्र उद्योग में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। सूती रेशे के विश्व व्यापार हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। हमारे पारंपरिक उद्योगों को कृत्रिम धागे कड़ी चुनौती मिल रही है क्योंकि ये धागे सस्ते तथा टिकाऊ होते हैं। इसका रख रखाव और उपयोग बहुत सुविधाजनक तथा सस्ता है, इसलिए इसकी मांग बहुत अधिक है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है। भारत में निर्मित वस्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देशों को मुख्यतः निर्यात किए जाते हैं। आप सही कह रही है मैडम, कपड़ों की दुकान से ही टेलरिंग की दुकान का भी व्यवसाय जुड़ा है।
और फिर बटन, सिलाई मशीन के कारखाने तो कपड़े की वजह से ही तो लगे हुए हैं। सबने सहमति से सिर हिलाई। सभी लड़कियां मैडम की साड़ी देख रही थी। मैडम बच्चियों के सलवार सूट, घंटी लग गई थी। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। रेशम वस्त्र उद्योग भागलपुर, एक संदर्भ अध्ययन। भागलपुर जिला पूर्वी बिहार का एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चलता है कि यह पूर्वी भारत में रेशमी कपड़े के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। आज भी रेशमी वस्त्र बुनना यहाँ का एक परंपरागत व्यवसाय है। यहाँ पर उत्पादित वस्त्रों की मांग न केवल स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजारों में है बल्कि विदेशी बाजार में भी है। यह कर्नाटक के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। यहाँ उत्पादित रेशमी वस्त्र की भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता है। भागलपुर में प्रायः तसर सिल्क उत्पादन होता है जो रेशमी वस्त्र का एक प्रकार है। भागलपुर का बुनकर उद्योग कई दशकों पुराना है। एक अध्ययन के अनुसार यहाँ पर 35,000 से अधिक बुनकर व 25,000 से अधिक कारीगर हैं। यदि हम रेशम के कीट पालन व धागा निर्माण से जुड़े व्यक्ति को भी जोड़ ले तो इस उद्योग में लगे हुए लोगों की संख्या लगभग 1 लाख है। उत्पादन के लिए निम्न अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण यहाँ बहुतायत से शहतूत पाया जाता है जिसकी पत्तियां पर रेशम के कीड़े को पाला जाता है। सस्ते व कुशल कारीगरों की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े द्वारा किया जाता है जो वास्तव में उसके शरीर से निकलने वाला रस है। यह रस उसके शरीर के चारों ओर लिपटा जाता है। यह रस सूख कर उसके शरीर पर धागे की तरह चिपक जाता है। इस धागे लिपटे रेशे के कीड़े को कोकून कहा जाता है जिन्हें पानी में उबालकर धागे को अलग कर लिया जाता है। इस अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भागलपुर का रेशम उद्योग खराब दशा से गुजर रहा है। इस उद्योग के सक्षम मुख्य चुनौतियां हैं: बुनकर को उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के अभाव में स्थानीय सहकारों से अधिक ब्याज पर धन मिलना, बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी, सरकारी संरक्षण का अभाव, बुनकरों का दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षण। इन सब कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार इन उद्योग को पुनः सुदृढ़ करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात राज्य का अग्रणी व मुंबई के बाद देश का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है। यहाँ पर सूती व पॉलिस्टर कपड़ों के साथ साथ बनाए गए कपड़े का व्यापार भी तेजी से फल फूल रहा है। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग कुटीर, लघु व बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में स्थापित है। यहाँ लगभग 250 बड़े वस्त्र उत्पादक इकाइयाँ हैं, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के केंद्रित होने वाले कारक। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के केंद्रित होने के मुख्य कारण हैं: यह कपास उत्पादक क्षेत्र के पास स्थित है जो इस उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। सड़क, रेल व वायु मार्ग द्वारा देश से जुड़ा हुआ है। समुद्र के निकट होने के कारण तैयार माल का निर्यात आसान है। सस्ते व कुशल श्रमिक की उपलब्धता, अनुकूल भौगोलिक दशाएं, सस्ती व पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम अवस्थित है। कक्षा 8 भूगोल के सभी लेसन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।